आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। 5 जनवरी बुधवार की शाम है और मैं जमशेद कमर सिद्दीकी आ गया हूं इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर लेकर। शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद तीसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो जानेंगे कि इस दौरान कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, उनकी अपनी स्थिति कैसी है। इसके साथ ही ये भी कि इस हेक्टिक सिचुएशन में उनका मेंटल स्टेटस कैसा है। इसके बाद एक रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें कितनी कंसर्न दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी में एक बार फिर से खलबली मची है। इस बार पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने बगावती तेवर दिखाया है। ऐसा क्यों हुआ है समझेंगे। और महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाने वाली सिंधु ताई सपकाल का कल निधन हो गया। जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में और साथ ही ये भी कि उनके कौन से ऐसे काम थे जिससे देश उन्हें याद रखेगा। लेकिन अभी वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सुनिए खुशबू कुमार से। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली सुरक्षा कारणों से हुई रद्द। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। पंजाब के सीएम ने कहा नहीं हुई कोई चूक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया भारत में पिछले 8 दिनों में कोरोना के मामलों में 6 गुना से अधिक हुई बढ़ोतरी। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अब तक 108 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 10,665 मामले, 8 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के सारे बड़े कार्यक्रम रद्द किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकवादी मारे गए। पिछले 10 दिनों में जैश के 12 आतंकवादी मारे गए। जम्मू पूंछ हाईवे पर राजौरी के पास पलटी बस हादसे में बीएसएफ के 5 जवान घायल। जाने माने फिल्मकार और गीतकार जावेद अख्तर बोले बुल्ली बाई के पीछे 18 साल की लड़की है तो माफ कर दीजिए। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा 9 जनवरी से 4 दिन के भारत दौरे पर होंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कश्मीर में भारत मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। मोदी सरकार पर कार्रवाई करे संयुक्त राष्ट्र। जब कोरोना ने देश दुनिया में एंट्री ली थी तब पेंडेमिक से लेकर क्वारंटीन जैसे शब्दों पर पहली बार हमारा ध्यान गया था। उसी बीच एक और टर्म काफी चर्चा में रहा, कोरोना वॉरियर्स, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। इसमें डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तमाम लोग शामिल थे। कई कोरोना की चपेट में भी आ गए और उनकी मौत भी हो गई थी। लेकिन अपने फर्ज को आगे रखते हुए डॉक्टरों ने हौसला बनाए रखा और पहली के बाद कोरोना की दूसरी लहर में भी डट कर मुकाबला किया। अब देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में नया खतरा देश के सामने है। हॉस्पिटलाइजेशन का आंकड़ा बढ़ेगा ऐसा अनुमान है। ऐसे में हालात डरावने हो सकते हैं और इस बीच डॉक्टरों के खुद पॉजिटिव होने से टेंशन बढ़ रही है। एम्स दिल्ली के कम से कम 50 डॉक्टर कोरोना के लक्षण नजर आने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं। उधर सफदरजंग अस्पताल में भी 23 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में 45 हेल्थ वर्कर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें 38 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में करीब 20 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं। लोक नायक हॉस्पिटल में 7 डॉक्टर। बिहार की बात करें तो पटना के एनएमसीएच में लगातार डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। इसी तरह लखनऊ के मेदांता में मेडिकल स्टाफ के 25 मेंबर्स पॉजिटिव हुए हैं। पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ये सारे आंकड़े चिंताजनक हैं क्योंकि हेल्थ सिस्टम को अपने कंधे पर चलाने वाले ही खुद इसकी चपेट में आ जाएंगे तो जाहिर है कि अस्पतालों में मैन पावर क्राइसिस हो सकता है और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि किन वजहों से ये हालात देखने को मिल रहे हैं और क्या करना चाहिए था कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स इस समय के लिए बेटर तैयार होते। पूछा मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक राय से। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस पेंडेमिक में जो अभी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट काफी इन्फेक्टिव है। इन्फेक्शियसनेस इसकी काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है जो हमारी डेल्टा वेरिएंट थी, है। और उससे हमारे डॉक्टर्स भी काफी प्रभावित हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स
इन स्पाइट ऑफ की 2 डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद भी उनको काफी इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है। और इस संक्रमण के कारण अगर आप बताएं तो संक्रमण का कारण तो थोड़ा सा तो ये होता है कि प्रिकॉशंस में कहीं ना कहीं ढिलाई हुई होगी तभी संक्रमण होता है, या कभी कभी ढिलाई न होने के बावजूद भी, वैक्सीनेशन के बावजूद भी माइल्ड संक्रमण हो सकता है। लेकिन जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए हैं, हमारे जितने भी चिकित्सक और हेल्थ केयर वर्कर्स अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं, उनमें यही देखा गया है कि अभी उनके में माइल्ड सिम्टम आ रहा है, क्योंकि सभी वैक्सीनेटेड हैं। तो माइल्ड सिम्टम आ रहा है तो माइल्ड सिम्टम आना कोई बहुत मतलब बुरी बात नहीं हम कह सकते, लेकिन इन्फेक्शन ना हो ये और अच्छी चीज है। और इन्फेक्शन ना हो उसके बचाव के लिए जो हम लोग सोच रहे थे कि 7 दिसंबर को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जे जयलाल थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखा था जिसमें रिक्वेस्ट किया था कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाए। अब बूस्टर डोज की डिमांड हम कर रहे हैं। बूस्टर डोज अगर लग जाए तो ये देखा गया है कि अगर आप देखेंगे वैक्सीनेशन वाइज कि जिसको भी 3 डोज लगा है वैक्सीन का, उसमें प्रोटेक्शन रेट 88% होता है। अगर 2 डोज लगा हो तो 60% बचाव करता है, अगर 1 डोज लगा हो तो 50% बचाव करता है। तो इस तरह से बचाव होता है। तो अगर हमारा बूस्टर डोज लग जाएगा तो बचाव की क्षमता काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये स्थिति थोड़ी सी तो दिक्कत वाली लग रही, लेकिन ये हमको पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट की तैयारी इतनी है कि हम सेकेंड फेज वाली, जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत स्थिति देखी थी, वो इस स्थिति में हम नहीं आएंगे। अशोक जी, एक हेल्थ वर्कर के नज़रिए से अगर हम देखें तो किसी लहर का आना कैसा होता है उसके लिहाज से, क्योंकि पॉजिटिव होने के खतरे का सामना हेल्थ वर्कर सबसे पहले करता है। जी एकदम आप ठीक कर रहे हैं। देखिए कि पहले बात है कि डॉक्टरों की मतलब 2-3 चीजें हम लोगों ने जितनी भी स्टडी आई डॉक्टरों के ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर फर्स्ट वेव के बाद, और यूजुअल स्टडी जो की गई वो चाइना की स्टडी है, यूएस की भी कुछ स्टडी आई। उस स्टडी में ये देखा गया कि ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में 2-3 बातें आई। एक तो डिप्रेशन के शिकार काफी हुए। डिप्रेशन इसलिए होता था उनको कि पहले तो बीमारी का भय कि अगर हम बीमार हो गए तो क्या होगा। दूसरा जो उनको साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, परिवार से एकदम अलग थे, परिवार के साथ मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसकी इन्फेक्शियसनेस के कारण आइसोलेटेड फील कर रहे थे। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टरों में आई वो एग्जॉस्ट हो गए। मतलब पहली वेव में काम करते करते, फिर सेकेंड वेव में काफी लंबे समय से, अभी भी थर्ड वेव आ गई है। अगर आप मान लें कि हम आईएमए के प्रतिनिधि थे तो हमारे पास भी उस समय ढेर सारी कॉल्स आती थी कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, हमको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, हमको पंजाब में हमको ये नहीं मिल रहा है, हम बंगाल में हमको ये नहीं मिल रहा है, हम हरियाणा में हमको ये नहीं मिल रहा है, ये सुविधाएं मुहैया कराइए, या कहीं पर भी हैं तो हमको ये नहीं मिल रहा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स में काफी थी। हमारे आईएमए हेडक्वार्टर ने एक हेल्पलाइन नंबर सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खोल रखा था, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठते थे और डॉक्टर्स भी थे, जो कि इस समस्या का समाधान करते थे कि कहाँ आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। इन सब के बावजूद हम लोगों ने ये फील किया कि हमारे कई लोगों को समय से चिकित्सा सुविधाएं दिलाने में हम लोग नाकामयाब रहे। नाकामयाब इसलिए रहे कि एक तो वो लोग गए और उस समय बेड नहीं था, क्योंकि सडन एक इन्फ्लक्स आ गया पेशेंट्स का, तो हॉस्पिटल्स में भी बेड कम पड़ गए थे। तो ये थे डॉक्टर अशोक राय। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने डॉक्टर और हेल्थ केयर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर शंकुल द्विवेदी से भी बात की। वो दूसरी लहर के दौरान भोपाल में पीपल्स मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स को सर्विस दे रहे थे, तो बहुत करीब से उन्होंने डॉक्टर्स के चैलेंजेस को, उनके स्ट्रगल को देखा है। उनसे ही सुनते हैं दूसरी लहर ने डॉक्टर्स को कैसे मेंटली प्रभावित किया है। डॉक्टर शंकुल द्विवेदी को सुनिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद जमशेद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश ने जो द्वितीय लहर के दौरान जितनी क्षति देखी है वो तो बहुत ही कम है जो हम लोगों ने अस्पतालों के अंदर महसूस किया है, जो अभी तक आज तक वो दृष्टांत हम लोगों को भूलते नहीं है, वो सीन हमें भूलते नहीं है। क्यों? किसी के पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन इतनी लिमिटेड थी कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी कि यह डिसाइड कर पाना कि हमें किसको प्रमुखता से ऑक्सीजन देनी है, कितनी ऑक्सीजन देनी है। और उसके बाद वेंटिलेटर्स की इतनी शॉर्टेज थी। अब देखें तो
कि वेंटिलेटर्स पे प्रायोरिटी पे किसको लेना है, ये भी एक जो डिसीजन होता है ये हम लोगों के लिए एक बहुत कठिन डिसीजन होता है। और उसके बाद फिर देखें कि कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल था लोगों के मन में कि मतलब बेड नहीं मिलेंगे, तो वो आते थे और मतलब चारों तरफ आप अस्पतालों में देखें सिर्फ और सिर्फ मरीज दिखाई देते थे। और वो सारी चीजें जो हमारे दिमागों में आज भी उसी तरह से लाइव है जो हमने उस समय देखी थी, और वो हमें जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके बाद ऑफ नहीं मिलता था, मतलब डॉक्टरों के प्रॉपर जो रेस्ट होता है वो नहीं मिलता था। तो वो हम लोगों की जो फिजिकली ड्रेन हो ही रहे थे और जो मानसिक रूप से वो भी हम लोगों को काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था। उसके अलावा जहां हम लोग रह रहे थे उस सोसाइटी में हम लोगों को जिस तरह का वातावरण, हम लोगों को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था, अलग तरीके से देखा जाता था, वो भी एकदम हम लोगों के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता था। एक जो एक डर रहता था मन में घर जाते वक्त कि यार हम किसी को हमारी तरफ से हमारे घर वालों को ये ना दे दें। और सबसे प्रमुख बात जो डर बैठा रहता था रेसिडेंट डॉक्टर्स के मन में, इस देश के डॉक्टर्स के मन में, कि यदि हम संक्रमित हो गए तो हमें किस तरह से एडमिशन के लिए बेड मिलेगा, हमें कैसे सुविधाएं मिलेंगी। ऐसी कितनी न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी सुनी गई हैं जहां पर डॉक्टर भी ट्रीटमेंट के अभाव में, बिस्तर के अभाव में अपनी मीडिया बाइट्स देते हुए सुने गए। और ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस समय डाला गया। और आज भी हम उसी तीसरी लहर में उन सब बातों को लेकर चिंतित हैं। आईएमए ने पत्र जारी कर आज फिर से एक मांग रखी है कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी ना कराई जाए और हर 7 दिन के बाद 10 से 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड किया जाए, मेंटल हेल्थ के लिए प्रोविजंस किए जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन डॉक्टर्स जो थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, हम लोगों ने बहुत कुछ इस सिलसिले में द्वितीय लहर में झेला, जो हम आशा करते हैं कि अभी समय रहते जो सरकार है उस पर ध्यान देते हुए हम लोगों को इस चीज से बचाएगी। आज तक रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक राय और डॉक्टर शंकुल द्विवेदी। देश में ओमिक्रॉन की आमद के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति जो है वो तो है ही। इसी दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चल रहे चुनाव प्रचार ने भी हालात को मुश्किल कर रखा है। नेताओं की रैलियों और जनसभाओं में भीड़ को देखकर जोशीले भाषण हमें पिछले साल अप्रैल में आई दूसरी लहर के बुरे परिणामों की याद दिलाते हैं। चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया है कि राजनीतिक पार्टियों से राय मशवरे के बाद उसने चुनाव ना टालने का फैसला किया है, लेकिन नेताओं की जनसभाओं, रैलियों में जुटने वाली भीड़ देश के लिए कोरोना की तीसरी लहर को कितना खतरनाक बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस विषय में क्रिया प्रतिक्रिया, मंथन विमर्श का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान हकीकत क्या है, राजनीतिक दल और अन्य जिम्मेदार इसको लेकर कैसे फिक्रमंद हैं, सुनिए आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बाद देश में एक बार फिर से वही बहस चल पड़ी है जो सेकेंड वेव के दौरान हो रही जनसभाओं और रैलियों के बाद हो रही थी। तब बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव थे, और अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं। दूसरी वेव के दौरान उस खतरनाक समय में भी रैलियों में आई भीड़ को देखकर राजनेता इतरा रहे थे, और इस समय वही हाल है। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, पब्लिक गैदरिंग्स पर सरकारी बैन लगाने की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियों से जब चुनाव टालने और चुनाव प्रचार रोकने की उम्मीद की जाती है, सलाह दी जाती है, तो सब दल एक साथ खड़े होकर चुनाव अभियान न रोकने के पक्ष में नजर आते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी मानते हैं कि कोविड के साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पर्याप्त हैं, लेकिन रैलियों में होने वाली गैदरिंग्स अगर रोक दी जाए तो कोरोना के फैलने के चांसेस ना के बराबर होंगे। कुरैशी इसके लिए पूरी तरह से राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानते हैं। जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था, जहां पर लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी, और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन।
तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था। और आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन कोरोना से बचने के लिए लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह देते नजर आते हैं, लेकिन ये सारे नेता अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में कोविड प्रोटोकॉल्स को ताक पर रखकर बगैर मास्क दिखाई देते हैं। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कल कोरोना पॉजिटिव हो गए। केजरीवाल ने 3 जनवरी को देहरादून में सभा की थी, तो इसके कुछ दिन पहले चंडीगढ़ और पटियाला में भी रैली की थी। इनमें से हर जगह केजरीवाल बगैर मास्क ही नजर आए थे। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आगामी रैलियों को 2 हफ्ते तक टाल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। हमारी पार्टी के संगठन महासचिव ने जब सारे प्रदेश के इंचार्जेस को और महासचिवों को लिखा कि आप अपने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का स्टॉक लीजिए और उचित निर्णय लीजिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश में हमारे सारे नेताओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अगले 15 दिन तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं करेंगे। अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर व्यंग भी किया कि हमने तो आगे आकर ये उदाहरण सेट कर दिया। भाजपा और प्रधानमंत्री बताएं कि वो ऐसा कब कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, हमने एक बढ़ के लीड ली है जो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के इंटरेस्ट में लेती है। अब हम आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नड्डा जी तो छोड़ दीजिए, उनके हाथ में कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी उसके ऊपर अपना निर्णय ले। हालांकि उत्तर प्रदेश में रैलियों और सभाओं को रद्द करके अपना मोरल हाई ग्राउंड सेट करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में धड़ल्ले से चल रहे अपने चुनाव प्रचार अभियान और सभाओं पर कुछ नहीं कह रही। वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ से रैलियों और सभाओं को टालने को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी को होने वाली पीएम की रैली टाल दी गई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी आगामी 2-3 दिन की सभाएं टाल दी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए अब वर्चुअल विकल्प पर विचार कर रही हैं। ये वर्चुअल विकल्प जिसकी बात दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये इस बार भी दूसरी लहर की तरह बस एक धोखे की तरह होगा या इसका पालन करते हुए पार्टियां दिखाई देंगी? इस सवाल पर आज तक के यूपी ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक कहते हैं, देखिए, एक बात है ना कि एक जनता को कहने के लिए, दिखाने के लिए एक बात और एक्चुअल प्रचार जो है वो दूसरी बात होती है, और यही चीज यहाँ भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी इस बार पहले से तैयारी कर चुकी है और तैयारी कर रही है कि अगर ऐसी नौबत आई या मौका आएगा तो ये लोग वर्चुअल रैली पर शिफ्ट हो जाएंगे। कांग्रेस भी अपनी तरफ से इस बात कर रही है और उसकी घोषणाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में वो वर्चुअल रैली के लिए तैयार। बीजेपी आज भी रैलियां कर रही है और बीजेपी में आज भी जो नेतागण हैं वो लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में उनकी रैलियां चल रही हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि इस वर्चुअल रैली को पूरी तरीके से बीजेपी के नेता मानेंगे, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। ये जरूर है कि ये दिखाने की कोशिश जरूर होगी, ये बताने की कोशिश जरूर होगी कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको वो फॉलो कर रहे हैं और उसी के क्रम में ये वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से बीजेपी का अपना चुनाव प्रचार या चुनाव तंत्र इस वक्त तैयार है और जमीन पर उतरा हुआ है, वो सीधा वर्चुअल रैली पर शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर तीसरी लहर और चुनावी लहर की एक साथ आमद ने चुनावों के लिहाज से मामला और जटिल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अपने अपने भाषणों में जनहित का दावा करने वाले ये राजनीतिक दल मौजूदा समय में जनता के स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं। दिल्ली से सूरज कुमार के साथ रोहित त्रिपाठी, आज तक रेडियो। महाकवि सूरदास जी ने एक दोहे में कहा था,
कि सब दिन होत न एक समान, यानी सारे दिन एक जैसे नहीं होते। ये फिलॉसफी सियासी पार्टियों के लिए भी सच लगती है, न सिर्फ दिनों के संदर्भ में बल्कि राज्यों के संदर्भ में भी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कॉन्फिडेंट दिखती है, वही पार्टी बंगाल में कभी अंदरूनी कलह, कभी नेताओं की नाराजगी, कभी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे लोगों की वजह से खबरों में रहती है। ताजा मामला केंद्र सरकार में जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर का है, जिन्होंने नाराजगी के चलते बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। शांतनु ठाकुर बंगाल में बीजेपी के लिए अहम नाम है, क्योंकि वो राज्य की 39 सीटों पर 20% से ज्यादा की आबादी वाले मतुआ वोट बैंक की चाबी माने जाते हैं। शांतनु अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के संघ अधिपति हैं। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने के बाद शांतनु ने मीडिया से कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य के बीजेपी नेतृत्व को नहीं लगता कि संगठन के भीतर हमारे यानी कि मतुआ समाज की कोई अहम भूमिका है। तो अब इस पर आते हैं कि नाराजगी की वजह है क्या। हुआ यूं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल बीजेपी संगठन में फेरबदल हुआ। दिलीप घोष की जगह सुकांता मजूमदार नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने आते ही प्रदेश कार्यकारिणी का फिर से गठन किया। कई नाम जोड़े गए, कई हटाए गए। बदली हुई लिस्ट में मतुआ समुदाय के उन नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई जिनका नाम शांतनु लिस्ट में चाहते थे। अब शांतनु ठाकुर की इस नाराजगी को बंगाल बीजेपी के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। मतुआ समाज का बंगाल की सियासत पर कितना असर है, ये समझने के लिए हमने बात की बंगाल से आज तक रेडियो रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी से। भारत के किसी भी राज्य में अगर किसी एक समुदाय के 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं तो उस समुदाय का राजनीति पर एक प्रभाव ज़रूर है। ऐसा ही कुछ हाल मतुआ समुदाय का है। मतुआ दरअसल शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग से हैं। इनके जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र ठाकुर, वो खुद नमोशूद्र समाज से आते थे। अब अगर इस समुदाय की राजनीतिक पैठ पर बात करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि करीब 2 ज़िले हैं और एक आध और ज़िलों में इनका कुछ प्रभाव है। 2 ज़िलों में इनका खासा प्रभाव है। पहला ज़िला है नदिया ज़िला। नदिया ज़िला, जहाँ से अगर आप महुआ मोइत्रा का नाम लें, जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी चर्चित हैं, वो आती हैं। और दूसरा ज़िला है नॉर्थ 24 परगना, यानी कि उत्तर 24 परगना। इसके अलावा हुगली और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में इस जाति का विशेष प्रभाव रहा है। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 20 से 25 सीटों में इस जाति का प्रभाव रहता है। लोकसभा की बात कर लें तो 3 से 4 लोकसभा सीटों में प्रभाव है। 2019 में इस जाति ने विशेषकर बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया था। इस जाति से आने वाले शांतनु ठाकुर, जो 2019 में ठाकुर नगर लोकसभा सीट से चुने गए थे, वो मतुआ समुदाय से आते हैं और वो बड़ी माँ यानी कि बीना पानी देवी, जिसको मतुआ समुदाय में बड़ी माँ का दर्जा दिया गया है, उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शांतनु ठाकुर का आना बीजेपी में एक बहुत बड़ी बात थी। समुदाय विशेष ने सीए एनआरसी के मुद्दे पर वोट दिया था बीजेपी को। आने वाले दिनों में मतुआ समुदाय से भी कुछ लोग तृणमूल में शामिल होते दिखें। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता है कि शांतनु ठाकुर शामिल होंगे या नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो मतुआ समुदाय के बीच दोबारा अपना प्रभाव बना सके। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि शांतनु ठाकुर की इस नाराजगी से कितना नुकसान होगा बीजेपी को, कितना डेंट लगेगा और उनको मनाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी तो लगातार ये कोशिश कर रही है कि मतलब पार्टी के अंदर भी जगह उन लोगों को दी जाए, लेकिन फिलहाल जो एक टसल है वो टसल लगातार पार्टी के अंदर चल रहा है। दिलीप घोष के नेतृत्व के समय में बहुत सारे लोग जो पहले विशेष पदों पर थे अब वो नहीं है। सुकांत मजूमदार अपनी तरह से पार्टी की संरचना बना रहे हैं। और 2 बुनियादी बातें हैं यहाँ पर। एक कि चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था और बीजेपी की एक हवा दिख रही थी जो 2019 के बाद बनी थी बंगाल के अंदर, तो ऐसे में बहुत सारे लोग आकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिन्होंने अब चुनाव के बाद जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो दूरियां बना ली हैं। ऐसे समय में पार्टी भी ये सोच रही है कि मजबूत लोगों को पार्टी में लाया जाए जो पार्टी की विचारधारा के साथ ताल्लुक रखते हों। और ऐसे में
बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि मतुआ समुदाय उनके साथ रहे, क्योंकि मतुआ समुदाय बीजेपी के लिए जीत के लिए और आगे के भविष्य के लिए पूरे प्रदेश में पार्टी के भविष्य के लिए मतुआ समुदाय का बीजेपी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और शांतनु ठाकुर को मनाने के लिए सीधा सा सवाल है कि सीएए एनआरसी पर अगर बीजेपी अपना रुख साफ कर देती है तो शायद ये समुदाय दोबारा बीजेपी की तरफ या बीजेपी के साथ आ खड़ा हो जाए। लेकिन फिलहाल शायद इनके करीबी लोगों को जगह देने की बात पार्टी के अंदर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रशांत मुखर्जी। अनाथों की मां, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाने वाली पद्मश्री सिंधुताई सपकाल नहीं रहीं। कल शाम को 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन बेसहारा बच्चों की देखरेख में लगा दी जिनका कोई नहीं था, इसलिए लोग प्यार से उन्हें माई कहते थे। और कल जब उनके निधन की खबर आई तो लोगों को लगा जैसे उनके सिर से किसी ने ममता का आंचल खींच लिया हो। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सिंधुताई सपकाल को समाज के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा और उनकी कोशिशों की वजह से कई बच्चे बेहतर जिंदगी जी सके हैं। सिंधुताई की जिंदगी के संघर्षों का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उन्हें बचपन में पढ़ने नहीं दिया गया, छोटी उम्र में शादी कर दी गई और पति ने उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जब वो गर्भवती थी। इसके बाद उन्होंने भीख मांगकर, शमशान की चिता पर रोटियां पकाकर खुद का पेट भरा, अपने नवजात बच्चों को बड़ा किया और न जाने कितने ही अनाथ बच्चों का भी पेट पाला और उन्हें बड़ा किया। लेकिन आज महाराष्ट्र में उनके नाम पर 6 समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, जिनमें बेसहारा बच्चों के साथ साथ विधवा और छोड़ दी गई महिलाओं को भी आसरा मिलता है। सिंधुताई के सामाजिक कामों को देखते हुए उन पर फिल्में बनाई गईं और पद्मश्री समेत 500 से ज्यादा पुरस्कार मिले, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। साल 2018 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान देने के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके संघर्ष की कहानी उसी दरबार में खड़े होकर सुनाई थी। मैं महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल के कार्यों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो मुझे कुछ जानकारियां मिली उन सबको मैं शेयर करना चाहूँगा। लोग उन्हें श्रद्धावश माई कहते हैं। सिंधु ताई या सिंधु माई, सिंधु ताई से सिंधु माई हो गई। और बताया गया है कि उन्होंने अभी तक लगभग 1400 बच्चों का लालन पालन किया। अब वो न किसी की बेटी हैं, न किसी की पत्नी हैं, न किसी की बहन हैं। और एक सबसे बड़ी दर्दनाक जिसको मैं कहता हूँ कि जब उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था, गुमराह होकर के, खुद गुमराह हो गए थे, तो रात्रि में अपनी बेटी को लेकर के शमशान में सोती थी। वहाँ से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। और एक दिन वो भी आया जब उनके वही पति वो भी उनके पास आए और उनको भी इस सिंधु ताई और सिंधु माई ने उसको भी एक बेटा स्वीकार किया। इससे एक बात समझ में आती है कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन माँ माँ होती है और हर स्त्री का जो दिल होता है वो माँ जैसा होता है। आज वो सैकड़ों बच्चों की माँ हैं। बेटी होने के नाते उन्हें भी कुछ असमानताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी स्वयं की बेटी के साथ असमानता का व्यवहार न हो इसलिए उन्होंने घर बार भी छोड़ा, यहाँ तक कि भीख में मांगी। भीख मांग करके साथी भिखारियों के साथ मिल बांटकर पेट भी भरती थी। हजारों अनाथ बच्चों को इस योग्य बनाया कि वह समाज में सम्मान की जीवन जी सकें। उनकी सेवाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। उनके और उनके जैसी अन्य महिलाओं के कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व भी हम सब पर है। सिंधुताई बुजुर्ग होने के बावजूद सामाजिक कामों में शामिल होती रहती थीं और वो लोगों को अपने संघर्ष की कहानी सुनाने के साथ ही समाज सेवा के लिए जागरूक करती रहती थीं। 2017 में रायबरेली में एक कार्यक्रम में उन्हें वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी ने बुलाकर सम्मानित किया था। उन्हीं गौरव अवस्थी ने हमसे बातचीत की और उनके साथ बिताए गए उस समय को याद किया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती कार्यक्रम में हमने सिंधु ताई को आमंत्रित किया और उन्हें अपनी संस्था का राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान प्रदान किया। और ये पहला मौका था जब हम उनके संपर्क में आए, 2017 की बात है। और यहाँ उनके रहन सहन को हमने बहुत नजदीक से देखा। सिंधु ताई बहुत सरल और बहुत कोमल मन वाली महिला थी। संघर्षों में उन्होंने अपने जीवन को तपाया था, लेकिन मन की कोमलता को बचाया भी था। और गुलाबी रंग उनका पसंदीदा था। इस बात को लेकर मैं हैरान था कि आम तौर पर जो आमंत्रित लोग होते हैं वो ड्रेस कोड का ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान गुलाबी और पिंक कलर पर टिका रहा। मैंने जिस साड़ी में उनका स्वागत रायबरेली पहुंचने पर किया, उसी साड़ी में कार्यक्रम में देखा और उसी साड़ी में उनको विदाई के वक्त देखा। तो उनका रंग से लगाव था, परिधान से नहीं। और एक बात हमने और महसूस की, जो वक्त हमने उनके साथ थोड़ा सा बिताया 2017 में, कि वो पूजा जो पारंपरिक तौर पर हम लोग विधि विधान से करते हैं, उस पूजा की पक्षधर नहीं रही। जब हमने उन्हें अपने विदाई के वक्त एक छोटे से कार्यक्रम में गेट टुगेदर में बुलाया, आई और पूजा के विधान को देखकर उन्होंने कहा कि जल्दी करो भाई गौरव, जल्दी करो, भगवान भी नाराज हो जाएंगे, बहुत देर लग रही है। तो उनका कर्म पर विश्वास था, कर्म पूजा ही उनका ध्येय था, उनके जीवन का लक्ष्य था। और उन्होंने, हमने देखा कि पूजा में बस आपके मन के अनुकूल उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वो अपनी कर्म पूजा पर ही टिकी रही। आखिरी वक्त तक अपने जीवन पर इसी लक्ष्य पर वो टिकी रही और अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया अनाथ बच्चों। आज तक रेडियो की तरफ से भी सिंधु ताई को श्रद्धांजलि। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आज का दिन में आपकी मुलाकात होगी अमन गुप्ता से। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा radio@aajtak.com पर, या आप व्हाट्सएप कीजिएगा 9953332303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।